सोलर सिस्टम, कितने आराम से प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास एंड मस्ती से। प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराने के लिए क्या ऐसा नेसेसरी फोर्स है? कभी आपने सोचा है कि क्यों प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में? हाँ जी, इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन की ग्रेविटी ही है जिस वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो बिना थके एंड आराम से इसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी को दिया था टोल्मे ने और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को दिया था कोपरनिकस ने। ऑल द हेवनली बॉडीज, चाहे जो मर्जी हेवनली बॉडी है, सन, स्टार, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। वो सब किसके आसपास गोल गोल घूम रहे हैं? अर्थ के। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थ को सेंटर लेकर चलता है और अर्थ इज टेकन एज स्टेशनरी एंड वो टेकन एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। वो ये मानकर चलता है कि जो अर्थ है वो सेंटर पर है और सभी प्लैनेट, स्टार्स, मून, ये सभी जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के आसपास। लेकिन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में all the planets including earth they are revolving around sun which is stationary। सन को स्टेशनरी लिया गया है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। Earth is taken as the center in geocentric theory and in heliocentric theory sun is taken as the center। तो ये एनिमेशन है जिससे आप समझ सकते हो। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में देखो सन के आसपास सभी प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं और जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या हो रहा है? अर्थ इज टेकन एज द सेंटर। अर्थ के आसपास सभी प्लैनेट्स और इवन की सन, मून सभी अर्थ के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। नेक्स्ट है केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज एट एन एलिप्टिकल पाथ। एट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं। और सन को कहां पर लिया जाता है? सन इज टेकन एट वन फोकाई ऑफ द एलिप्स। सन को कहां पर लिया जाता है? एट द फोकस। जो एलिप्स का फोकस है उसके ऊपर सन को एज्यूम करके रखा जाता है। तो ये मेरी एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी जहां पर प्लैनेट्स ने मूव करना है। ये होगी उसकी छोटी एक्सिस को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और बड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये है सन। सन को डिनोट किया एस से और ये कहां पर प्रेजेंट है? एट वन ऑफ द फोकस और फोकाई। दो फोकस है इसलिए फोकाई बोल रहे हैं। ये दूसरा फोकस हो गया S1, पहला फोकस है S जहां पर सन को एट वन ऑफ द फोकस एज्यूम किया गया है। छोटी वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। बड़ी एक्सिस को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। क्लोजेस्ट पॉइंट P, सन के सबसे पास वाले पॉइंट है P जिसको क्या बोलते हैं? पेरिहिलियन। और सन से सबसे दूर वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं एपहिलियन। और प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास एट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। नेक्स्ट है केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरियाज। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें एरियाज आ रहा है तो कुछ ना कुछ एरिया से रिलेटेड होगा। द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज द एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन इज कांस्टेंट। अब ये एरियल वेलोसिटी क्या होता है इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसके ऊपर प्लैनेट मूव कर रहा है, ये होगी उसकी माइनर एक्सिस, ये होगी उसकी मेजर एक्सिस। सन एट वन ऑफ द फोकस, एस इज द सन एट फोकस। अब इसके बाद मैंने पॉइंट्स ले लिए, मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया P1, P2, P3, P4। जितना टाइम प्लैनेट को लग रहा है P1 से P2 आने में उतना ही टाइम प्लैनेट को लग रहा है P3 से P4 आने में। जितना टाइम प्लैनेट को लग रहा है P1 से P2 आने में उतना ही टाइम प्लैनेट को लग रहा है P3 से P4 आने में। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन करके जो ये एरियाज आएंगे ये एरियाज इक्वल होंगे। तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? एरिया P1S P2 का एरिया किसके इक्वल होगा? P3S P4 के एरिया के। थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? Square of the time period of a planet around the sun is directly proportional to cube of the semi-major axis of its elliptical orbit। मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब कि क्या हो गया? ये मेरी मेजर एक्सिस है उसके आधा, तो ये मेरा जो डिस्टेंस है इसको मैं R लेकर चल रही हूँ। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? R के क्यूब के, जहां पे T क्या है? टाइम टेकन, और R क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने अभी केपलर लॉ पढ़ लिए। इस चैप्टर में हमने दो लॉ स्टडी करने, केपलर लॉ और दूसरा लॉ क्या है? न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, इट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं मेरे पास कोई दो बॉडीज हैं, एक का है ए, दूसरी है बी, ए बी। इन दोनों को सेंटर से मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। दोनों बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को दूर ले जाती हूँ, अगर मैं इन्हें दूर करती हूँ, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इन्हें इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसे कंबाइन कर दो, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा G, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, अभी मैंने लिखा था F इक्वल G m1 m2 by r स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं m1 m2 इन दोनों को ले लेती हूँ 1 kg और r रेडियस को ले लेती हूँ 1 मीटर, तब F किसकी इक्वल हो जाएगा, G के। तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं that universal gravitational constant is equal to force of attraction between two bodies each of unit mass। मतलब जिनके masses m1 और m2 हमने क्या ले लिए हैं 1, m1 और m2 दोनों को क्या ले लिया है 1, एंड सेंटर आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर। तब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ पॉइंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है। कितनी वैल्यू है एसआई सिस्टम में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट्स और डिमेंशंस अभी हम निकालते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड द साइज ऑफ द बॉडीज। ये जो जी की वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करती ना बॉडी के साइज पर, ना बॉडी के नेचर पर, और ना ही मीडियम पर। तो ये जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। अब हम निकाल रहे हैं यूनिट्स ऑफ जी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जी के मुझे फाइंड करने हैं, मास के केजी, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तो जी के यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आ गए मेरे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स। अब मुझे निकालना है डिमेंशंस। फोर्स की डिमेंशन क्या होती है, mlt-2। जी की मुझे फाइंड करनी है, मास के लिए लिखेंगे m, डिस्टेंस के लिए l का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ml क्यूब t-2, और नीचे आ गया m इंटू m, मतलब m का स्क्वायर, एक m से ये m कट गया। यहाँ से अब अगर हम वैल्यूज देखें, डिमेंशंस क्या बनेगी, m-1 l क्यूब t-2। ये डिमेंशन आ गई मेरे पास g की।